कुछ नहीं करना है। फंक्शन जीरो या निगेटिव पर हमेशा वैल्यू क्या देता है, जीरो। फंक्शन जीरो या निगेटिव पर वैल्यू हमेशा कितना देता है, 1। तो चाहे जो निगेटिव पॉइंट लीजिए, कांस्टेंट फंक्शन है, चाहे जो पॉइंट, तो हमेशा वैल्यू कितना देगा, 1। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज हमेशा 2 है, यानी पॉजिटिव पर हमेशा इमेज 2 है। तो देखो 0.01 ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये वैल्यू जो है वो क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव पर वैल्यू 2 है और निगेटिव पर वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा, 1 और 2। जहां भी दिखे वहां लगाओ, आगे बढ़ो। चलिए दूसरा, द फंक्शन f ऑफ x बराबर दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट, इज नॉट, x इज नॉट इक्वल टू 1। फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू 1 होना चाहिए, और 2, देखें एक मिनट दोनों पे कैसे नॉट लग गया है। ये x इक्वल टू 2 है ना, ये नॉट नहीं है, ये नॉट इक्वल टू पर डिफाइंड है 1 और इक्वल टू पर वैल्यू कितना है, 2। तो कह रहा फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अरे फंक्शन 0 पर ही तो आपका डिसबैलेंस हो रहा है। कैसे, देखो फंक्शन की अगर लिमिट निकालें, x ट्रेंडिंग टू 0 f ऑफ x, तो देखो कांस्टेंट फंक्शन है x पर, चाहे लेफ्ट से देखें चाहे राइट से, हमेशा लिमिट कितना देगा, 1। और फंक्शन की वैल्यू 1 पर, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखो 0 पर कितना, 2। तो फंक्शन की लिमिट जो है x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x ये 1 है, और फंक्शन की वैल्यू कितना है, 2। तो फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, किस पॉइंट पर, 0 पर। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहां नहीं होगा, 0 पर। बकिया और सब जगह पे हमें कुछ कहने नहीं है, क्योंकि जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तभी तो 1 है, और बकिया सब जगह, ठीक, कुछ कहने नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा इफ f ऑफ x बराबर 5x प्लस 3 देन f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो देखो क्या होगा, ध्यान दो, ये फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन में कोई और कंडीशन दिए नहीं है, केवल फंक्शन इतने तो है, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो f ऑफ 1 निकालो, देखो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 5 इंटू 1 प्लस 3 मतलब 8, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 पर मिल रहा है, यानी कि फंक्शन 1 पर क्या होगा, डिफाइंड है। तो ये नॉट डिफाइंड लिखा तो पहले हो गया कैंसिल। लिमिट निकाल दीजिए 1 पर, लिमिट x, पहले देखो हम ऐसे लिमिट निकाल दें, हाँ चलो लिमिट x टेंडिंग टू 1 निकालो, x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x निकालें तो कितना होगा, देखो दिस इज इक्वल टू लिमिट x ट्रेंडिंग टू 1, सीधे सीधे फंक्शन डिफाइंड है तो कुछ आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू रख दो इसमें खट्ट से, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस 3, ये डायरेक्ट यही आ जाएगा लिमिट 8। तो फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो इसीलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा किस पर, x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। और वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन अगर कहीं दिखाई देता है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हर पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस होता है, हर पॉइंट पर, ठीक ना। तो ये 1 पर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। छोटा सा क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के लिए बस एकदम औकात में क्वेश्चन आता है, बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये देखो क्या लिखा है, f ऑफ x बराबर x स्क्वायर देन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, f इज डिसकॉन्टिन्यूअस, f इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। नॉट डिफाइंड क्यों, x की वैल्यू अगर 0 कर दिया जाए तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 का स्क्वायर बराबर 0। फंक्शन डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड वाला तो कैंसिल। क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पर, देख लो। चलिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से बता देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, या इसी को देखो हम लोग ऐसे लिखते थे,
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या हो, एफ ऑफ जीरो माइनस क्या हो जाएगा एच, या लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ कितना माइनस एच बराबर कितना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच का क्या होल स्क्वायर बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर की लिमिट भी क्या होगी जीरो। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे तो उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी जीरो, फंक्शन की वैल्यू भी जीरो, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू जीरो पर। आप जानते होंगे इसका ग्राफ अगर तो ऐसे तो बनेगा, तो जीरो यही तो है जीरो यही, और जीरो पर फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ब्रेक नहीं है फंक्शन में, ठीक है ना। फंक्शन जब कहीं ब्रेक हो या उस पॉइंट पर डिफाइंड ना हो तब तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। चलिए, इफ द डोमेन ऑफ एफ इज सिंगलटन, एफ इज डिफाइंड ओनली एट वन पॉइंट, देन एफ इज, अब एक कई पॉइंट है तो आपको क्या देखना है, उस पॉइंट पर डिफाइंड है तो उस पर पॉइंट का लिमिट देखो, पॉइंट की वैल्यू देखो, सब वही है, तो फंक्शन ऑलवेज क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। जब एक कई पॉइंट उसके डोमेन में है तो और हम काहे दूसरे पे देखेंगे, केवल एक ही पर देखेंगे ना, तो एक पर कॉन्टिन्यूअस है तो हो गया काम खत्म, ठीक। चलिए देखो जरा क्या कह रहा है, continuity of a function at a point is entirely by a of the function at point here a refer to क्या लिमिट और क्या वैल्यू। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट से रिफर होती है, किस पॉइंट से डिसाइड होती है, डिसाइड किस पॉइंट से होता है, फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की किसके वैल्यू से। ये भी सही है ये भी सही है, दोनों होना चाहिए, फंक्शन की लिमिट भी होनी चाहिए और फंक्शन की क्या होनी चाहिए वैल्यू भी होनी चाहिए। तो फंक्शन की लिमिट बराबर क्या फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट बराबर क्या फंक्शन की वैल्यू, ठीक ना। तो दोनों बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। चलिए, सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट जी कंपोजिट एफ इज डिफाइंड एट सी। जी कंपोजिट एफ के ध्यान दो किसकी बात कर रहा है, जी कंपोजिट एफ की बात कर रहा है जो किस पे डिफाइंड है सी पर, और इसको हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं। तो क्या कह रहा है, इफ जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, जी कॉन्टिन्यूअस है किस पॉइंट पर सी पे, और एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पर, एट किस पर देखो जीसी पे, जीसी, देन एफ कंपोजिट जी इज कॉन्टिन्यूअस एट कहां सी ना, कॉन्टिन्यूअस। तो क्या कहोगे कि एफ जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस किस पे होना चाहिए जीसी पे, और जी एफ जी कंपोजिट एफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस कहां होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा ना, तो जी ऑफ सी है। देखो एफ कंपोजिट जी सी पर डिफाइंड है, जी अगर सी पर कॉन्टिन्यूअस है तो एफ कंपोजिट जी किस पर कॉन्टिन्यूअस होगा, सी पर ही तो होगा, नहीं है यही कॉन्टिन्यूटी कंपोजिशन फंक्शन का तो यही कंडीशन होता है। एफ कॉन्टिन्यूअस है, ओ यहां जी कंपोजिट एफ डिफाइंड है तो जी कॉन्टिन्यूअस है सी पर, एफ कॉन्टिन्यूअस है जी ऑफ सी पर, तो एफ जी कंपोजिट एफ जो होता है कॉन्टिन्यूअस होता है किस पॉइंट पर सी पर, वही बात है। तो जी ऑफ सी पर होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक। द फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, आठवां, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये तो हर जगह आपका कंटिन्यूअस होगा, कहीं आपका डिसकंटिन्यूअस होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। आप जानते हो ऐसे फंक्शंस जो कहीं ब्रेक ना हो, ये पॉलिनोमियल जैसा फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो इसे डिसकंटिन्यूअस होने का कहीं चांस ही नहीं है कि कहीं ये डिसकंटिन्यूअस होगा। जब ये कहीं डिसकंटिन्यूअस होना नहीं है तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी, तो एक क्या हुआ कौन, नन ऑफ दीज। ये फंक्शन कह रहा है डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है,
तो 3 ऑप्शन दिया है कि इस पर, इस पर, इस पर, और एक दिया है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए, दी फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर n वेयर n इज ए पॉइंट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, कंटिन्यूअस इज द फंक्शन इज डिफाइंड इज कंटिन्यूअस एट एक्स, लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ एफ एट एक्स एग्जिस्ट एंड नॉट इक्वल टू एफ ऑफ n, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ n। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन वैल्यू के बराबर नहीं है, नन ऑफ दीज। तो देखो क्या है, x के पावर n, फिर से वही बात है, पॉलिनोमियल। तो फंक्शन x इक्वल टू n पे नहीं डिफाइंड है, x की वैल्यू अगर n ले लिया जाए तो f ऑफ n क्या हो जाएगा, n के पावर n है तो हो जाएगा। तो इसकी लिमिट अगर सीधे सीधे निकाल दिया जाए, कोई इसमें जो कोई भी रुकावट है ही नहीं है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a x के पावर n क्या आ जाएगा, n के पावर n है तो ये वैल्यू देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यही फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू n, ठीक है। x इक्वल टू n पर हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक। चलिए, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस, देखो फंक्शन ये जो डिफाइंड किया गया इस पर देखो, गौर करो, इस फंक्शन पर गौर करें। इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस अगर हो सकता है तो केवल और केवल 2 पर हो सकता है। क्यों, फंक्शन 2 पर ही ब्रेक है, ध्यान दें, फंक्शन जो है वो ब्रेक केवल 2 पर है, तो ये डिसकंटिन्यूअस अगर हो सकता है तो केवल 2 पर हो सकता है, और बकिया हर जगह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि और कहीं ब्रेक ही नहीं है फंक्शन में। देखिए 2 से बड़े पर ये पूरा फंक्शन डिफाइंड है, 2 से लेस देन पर ये डिफाइंड है, केवल फंक्शन ब्रेक है तो 2 पर ब्रेक है, और कोई भी फंक्शन उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होने के चांस उसके बढ़ जाते हैं जहां पर वो क्या हो, ब्रेक हो, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हाँ ब्रेक हो गया तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, नहीं, ये भी नहीं बोल सकते हैं, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया ऐसे केवल लिखा है कि ये लाइन ना लिखा हो, इतना ही लिखा है, का फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, कहीं नहीं डिसकंटिन्यूअस होगा, जितने भी 2 से छोटे या 2 के बराबर वैल्यू सब पर कंटिन्यूअस होगा। अगर केवल ये फंक्शन लिखा है, कहा कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, कहीं नहीं डिसकंटिन्यूअस होगा, हर पॉइंट पर 2 से बड़े हर पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बात को समझिए। तो डिसकंटिन्यूअस होने का केवल और केवल एक चांस है, और वो चांस कौन है, 2 है। अगर 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे या लिमिट की वैल्यू अलग अलग आए, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आए, तो आपको चेक करने की जरूरत है केवल किस पर, 2 पर, ठीक है ना। 0 पर ऑलवेज होगा, 1 पर ऑलवेज होगा, 2 पर केवल आपको चेक करने की जरूरत है कि डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए, तो पहले x इक्वल टू टी पर आपको चर्चा करनी है, तो f ऑफ 2 निकाल दीजिए। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो जहां इक्वलिटी लगी है वहीं से लेते हैं, 2 गुणे 2 प्लस 3, तो 4 3 7। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंडिंग टू किस पॉइंट पर, 2 पर, तो 2 माइनस f ऑफ x, आपको अभी बताया कितना आएगा, लिमिट इसी को लिखते हैं h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2 माइनस h लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां x है वहां क्या रखोगे, 2 माइनस h, लेकिन कहां, लेस देन पे, यहां रखो, कितना आएगा, 2 माइनस h प्लस कितना 3 ना, कितना हो जाएगा वो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना, 4 माइनस 2h प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 3 7 माइनस 2h बराबर लिमिट कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, सही है। राइट हैंड लिमिट निकाल दो। राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो ये कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस लिखते हैं f ऑफ x, या लिखते कितना हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2 प्लस h लिखते हो, 2 प्लस h लिख दो यहां, लेकिन अब की बार 2 से बड़े वाले में बात करोगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 सॉरी, और 2 प्लस h माइनस 3, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 प्लस 2h माइनस 3 ना, तो
तो 4 में से h गया 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + 2h, यानी कि लिमिट जो आ जाएगी वो कितनी आएगी 1। तो देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 7 आई, लेकिन राइट हैंड लिमिट कितनी आई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि एक की वैल्यू 1 आ रही है और एक की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जब किसी फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, सीधा सीधा। तो फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा 2 पर। तो आंसर इसका जो है यहाँ जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका सी कहाँ डिसकंटिन्यूअस है 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एक ही चांस है इसके डिसकंटिन्यूअस होने का, केवल 2। मान लिया अगर ये 1 पर डिफाइंड होता तो हम 1 पे चेक करते केवल डिसकंटिन्यूटी, और कहीं नहीं होने के चांस है, केवल 1 पर। मान लिया ये 5 पर डिफाइंड है, ये 5 लेस देन और 5 ग्रेटर देन, तो केवल और केवल 5 पर डिसकंटिन्यूअस होने का चांस है। तो जहां पर फंक्शन ब्रेक होता है, ब्रेक हम लोग चेक वही करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखो लिखा है ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। देखो फिर वही बात है, जहां जहां ब्रेक है वहीं वहीं केवल डिसकंटिन्यूअस होने के चांस है। कहां देखो 0 से लेस देन में कोनो बातें नहीं करना, 0 से लेस देन पे तो 3 है। ब्रेक कहां हो रहा है 1 पर और कहां 3 पर, केवल फंक्शन 1 और 3 पर ब्रेक हो रहा है, तो कंटिन्यूअस होने के चांस हर जगह हैं, केवल 1 और 3 को छोड़कर। 1 और 3 पर ही ज्यादा से ज्यादा यह डिसकंटिन्यूअस हो सकता है जहां ब्रेक हो रहा है। तो 1 और 3 पर ब्रेक हो रहा है, देख लो। 1 पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे 3, राइट हैंड लिमिट देखेंगे 4, लिमिट डिसबैलेंस हो गया। 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे 4, राइट हैंड लिमिट देखेंगे कितना 5, दोनों पर 1 और 3 दोनों पर डिसकंटिन्यूअस। 10 पर नहीं होगा, 10 पर तो आप देखो 10 पे फंक्शन केवल लेफ्ट में डिफाइंड है, 5 है, फंक्शन की वैल्यू भी 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, तो आपका जो हो फंक्शन जो लास्ट पॉइंट पर डिफाइंड होता है वो तो हो ही गया, ऐसे लेफ्ट पर हो गया, ठीक है। लेकिन 1 और 3 पर नहीं है, तो 1 और 3 फंक्शन कंटिन्यूअस कहां नहीं है, 1 और 3 पर नहीं है। चलो, the relationship between A and B so that f of x is equal to ax plus 1 if x is less than or equal to 3, bx plus 3 if x greater than or function f डिफाइन इतना कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक ना। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। चलिए देखो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की लिमिट, ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की लिमिट। तो फंक्शन की देखो लिमिट किस पॉइंट पर 3 पर, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पर कितनी होगी, 3 यहां देखो इक्वलिटी लगा है, कितना आएगा वो 3a + 1 हो गया। और फंक्शन की लिमिट लेफ्ट और राइट, तो देखो लेफ्ट निकालने की जरूरत नहीं, a में संबंध आ गया, b से निकालना है तो f ऑफ 3 निकालें, ये राइट हैंड लिमिट निकाल दो। राइट हैंड लिमिट निकालें, देखें कितना आएगा। हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 + f ऑफ x, या इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ राइट ना, तो 3 + h, तो बराबर कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर 3 + h रखें, ध्यान दो ग्रेटर देन वाला ये है, कितना हो जाएगा b, और x के प्लस 3 + h + 3 बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 3b + bh + 3, तो लिमिट लेंगे इसका, तो देखो h केवल एक जगह तो है, 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा 3b + 3, ठीक ना। तो फंक्शन चूंकि कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो f ऑफ 3 बराबर होगा फंक्शन के राइट हैंड, लेफ्ट के भी बराबर होगा, लेकिन क्या लेफ्ट का ही निकालें, जब ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस है तो हर एक के बराबर होगा। तो a कितना है
3a + 1 और ये कितना निकाला हम लोगों ने, कितना निकाला हो 3b + 3। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए और बी में, ए और बी में संबंध। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3a बराबर हम लिख सकते हैं 3b + 2। तो ए बराबर जो आ जाएगा वो कितना आएगा, देखो ध्यान दो, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां b हो जाएगा, यहां 2/3 हो जाएगा। a बराबर b + 2/3। ए बराबर ये देखो पहला ऑप्शन, ए बराबर b + 2/3। ए और बी में यही संबंध होगा। देखिए एकदम अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ए बराबर b + 2/3, तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा, बहुत मुश्किल होगा। फंक्शन का कह रहा है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी और फंक्शन की वैल्यू भी तीनों आपस में बराबर होंगे। तो देखो इक्वलिटी यहां लिखा है तो आप फंक्शन की यहां से वैल्यू ले लो। ए और बी में संबंध देखना है तो राइट हैंड लिमिट यहां से निकाल लो, ए और बी में संबंध अपने आप आ जाएगा। नहीं तो आप लेफ्ट भी निकालो राइट भी निकालो, कोई मतलब नहीं है, वैल्यू वही आएगी। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं। lambda x² - 2x if x is less than or equal to 0, 4x + 1 if x is greater than, then which one of the following is correct। तो देखो x = 0 पर, फिर से मैं बात बोल रहा हूं, x = 0 पर या तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा या कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो आपको 0 पर केवल चेक करना है। तो 0 पर वैल्यू देख लो, 0 आएगी। देखो f(0) पर वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल दो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, फटाक से निकालो, फटाक से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलो जल्दी से। लिमिट h टेंडिंग टू कहां, 0, f ऑफ क्या लिखोगे 0 - h बराबर कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां भी x है वहां -h रखेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा -h है मतलब h² प्लस हो जाएगा कितना 2h, और ये टेंडिंग टू 0 लिमिट है तो ये कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल दो फट से। लिमिट h टेंडिंग, देखो लेम्डा की कोई भी वैल्यू हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लेम्डास लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। लेम्डा की कोई भी वैल्यू इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ध्यान रखना। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ किस पॉइंट पर कर रहे हैं, 0 + h। तो यहां क्या रखेंगे, h रख देंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 ये रखेंगे 0 + h, 0 + h तो ये कितना हो जाएगा 4h + 1 ही होगा, तो ये लिमिट 1 आएगी। ठीक ना, तो देख लो फंक्शन की वैल्यू 0 है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है। लेम्डा की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। लेम्डा की वैल्यू 1 होता तब भी, लेम्डा की वैल्यू 2 होता तब भी, लेम्डा की वैल्यू 3 होता तब भी, हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट कितना आता 1, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेम्डा। लेम्डा की कोई भी वैल्यू हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो होगा। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होगा तो होगा। ठीक है ना, बात को समझ लें। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जब कर ही रहे हैं। द फंक्शन डिफाइंड बाय gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट डिसकंटिन्यूअस ऑल। ये देखो इसका तो होता ही है ऑल इंटीग्रल पॉइंट, कोई भी इंटीग्रल पॉइंट लीजिए, हर पॉइंट पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आप देखिए जरा, कोई भी एक आर्बिट्रेरी इंटीजर ले लो, जैसे हम कह रहे हैं n बिलोंग टू z, कोई आर्बिट्रेरी ले लिया तो x की वैल्यू आपने ये इंटीजर लिया है, तो f ऑफ n निकालें तो क्या, n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n। और आप जानते होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफिनीशन पढ़ा होगा कि ये ऑलवेज n होता है जब n क्या हो, इंटीजर हो। तो ये तो कितना आ जाएगा, n माइनस n इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू किसी भी इंटीजर पे, ये फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है, आप अगर जानते होंगे
तो इसी को फ्रैक्शनल पार्ट ही डिफाइंड किया जाता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है हमेशा। इसका रेंज है, इस फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज अगर पूछा जाए तो 0 से लेकर के कहां तक है, ये 1। 0 पर आपका क्लोज होता है, 1 पर क्या होता है, ओपन, कभी 1 नहीं होगा। अब लिमिट अगर आप निकालना चाहो, देखो राइट हैंड लिमिट निकालो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताओ। लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0 क्या रखोगे, n पर निकाल रहे हो ना, तो f ऑफ n प्लस h ना, तो बराबर कितना आएगा बोलो। लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0, x की जगह पर n प्लस h माइनस n प्लस h। देखो ध्यान दो, गौर करो, हम लोग जानते हैं अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर नहीं है तो देखो यहां कहीं n होगा और यहां कहीं n प्लस 1 होगा ना, तो यहां देखो n प्लस h की वैल्यू यहां कहीं होगी n प्लस h, क्योंकि h ना तो 1 है, h ना तो 0 है। 0 होता तो n के बराबर, 1 होता तो इसके बराबर नहीं है, इसी बीच में। तो हम लोग लेफ्ट में बढ़ना शुरू करते हैं, जो पहला इंटीजर दिखे वही तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0 n प्लस h माइनस n हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट में बढ़ेंगे पहला इंटीजर यही दिखेगा, ये कैंसिल, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 0, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी 0 है और राइट हैंड लिमिट भी क्या है, 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो फटाक से जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, देखो कितनी वैल्यू आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें जल्दी से, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, f ऑफ n माइनस निकालें, तो लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0 f ऑफ n माइनस h रखें, तो कितना हो जाएगा, देखो लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0 जहां जहां है वहीं रखेंगे, n माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस h। बस आप यही बात को तो ध्यान रखना है आपको। ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो, यहां कहीं n है, यहां कहीं n प्लस 1 है और यहां कहीं n माइनस 1 है, यही तो होगा। तो जरा आप गौर करें, n माइनस h कहां होगा, n माइनस 1 भी नहीं होगा, ना तो n होगा, यहां कहीं होगा। तो लेफ्ट में बढ़ते हैं, जो पहला इंटीजर दिखाई दे n माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0, ये n माइनस h तो है ये है, और ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा ना, n माइनस 1 ही तो ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। तो देखो n से n कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, ये देखो लिमिट ये ट्रेंडिंग टू 0 आ गया, बराबर लिमिट कितनी आएगी, 1। जब सब हो गया खत्म, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो h0 n से n कैंसिल हो गया, 1 हो गया। देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 1, और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0, ठीक है ना। यही आपका इसकी लिमिट आई। तो राइट हैंड लिमिट 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, तो लिमिट ही बराबर नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहां से होगा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन कब, केवल इंटीग्रल वैल्यू पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं, कल आगे करेंगे इस पे। ये क्वेश्चन आपको करना है, सब लोग जो भी हैं देख लो, 15वां क्वेश्चन है ये, 15वां क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपान एक्स, एक्स इज लेस देन 0, एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन इज हैज द गिवन फंक्शन इतना कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। देखो ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, केवल और केवल जहां फंक्शन ब्रेक होता है वहीं चेक करना है। तो किस पर ब्रेक है, 0 पर, तो आपको 0 पे चेक करना है क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस ये तो कभी होगा नहीं, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, केवल 0 ही हो सकता है, तो आपको केवल 0 पे चेक करना है, ठीक है ना। तो 15वां क्वेश्चन देखिएगा, जो अगर पढ़ने वाले कुछ लोग हो तो, नहीं तो कोई बात है नहीं, अब तो बकिया चल ही रहा है ऐसे, ठीक है ना। अगर कोई पढ़ने वाला हो जो कर सकता है, इसके बारे में विचार कर सकता है, ठीक है, तो वो कम से कम बताएगा इसका आंसर क्या होगा, ये फंक्शन का आंसर क्या, ठीक है ना। तो आज की बात यहीं तक, फिर हम लोग आगे इसी पर कल बात करेंगे। कल हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात करेंगे और इसी पर क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे तब आगे बात करेंगे।